सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जिसको शॉर्ट में आरबीबी भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अपन को ध्यान से पढ़ना है। इसके कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ईसीजी में, क्या क्या इसके कॉजेज होंगे, क्या क्या इसके सिम्टम्स होंगे, कैसे इसको डायग्नोज करेंगे एंड क्या इसका ट्रीटमेंट होगा। तो वो कंप्लीट लेक्चर आज अपन इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। साथ में क्या क्या इसका मैकेनिज्म है आरबीबी का, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक से कैसे ईसीजी में फाइंडिंग्स आती है, तो क्या उसका मैकेनिज्म क्या है, किस वजह से जो है वो अलग अलग टाइप के पैटर्न बनते हैं। आपने जनरली सुना होगा एम पैटर्न, आरएसआर पैटर्न। तो आज उस बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, किस कारण से बनता है। तो कंप्लीट जो है टॉपिक को इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, आपको ध्यान से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक से। ठीक है, तो आरबीबी जो है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो है उसको आप देखिए, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का मतलब क्या है पहले तो ये देखना है। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो है अपना एक टॉपिक है हार्ट ब्लॉक। ठीक है, क्या टॉपिक है? हार्ट ब्लॉक। तो हार्ट ब्लॉक का एक टाइप है, हार्ट ब्लॉक का एक टाइप है। तो इसके अंदर होता क्या है, देखिए आपने जब कंडक्शन सिस्टम पढ़ा था, इससे पहले जो सबसे फर्स्ट जो क्लास थी मेरी, उसके अंदर कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट पढ़ाया था कि हार्ट के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहां से जनरेट होती है, कैसे वो फ्लो करती है, पूरे हार्ट के अंदर जाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहां से जनरेट होती है, ऐसे नोड से। ऐसे नोड से जनरेट होने के बाद में दोनों एट्रियास के अंदर जाती है। एट्रियास के अंदर जाने के बाद में वो एवी नोड के पास जाती है। एवी नोड के बाद में वो जाती है बंडल ऑफिस, एंड बंडल ऑफिस से वो जाती है राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल। ठीक है, तो ये है अपना राइट बंडल, ये है अपना लेफ्ट बंडल, और इनके बाद में जाती है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पुरकिंजे फाइबर्स। तो ऐसे करके पूरे हार्ट को जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मिलती है। पर यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि ये जो राइट बंडल है, ये अपनी जो राइट बंडल है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। तो आपको नाम समझ में आ रहा होगा राइट बंडल ब्रांच, भाई जो राइट वाली जो बंडल ब्रांच है उसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। तो इसी को अपन ने क्या बोल दिया, आरबीबी, मतलब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का मतलब जो हार्ट की राइट बंडल ब्रांच है, ठीक है, जो कंडक्शन सिस्टम की कौन सी, राइट बंडल वाली जो ब्रांच है, उसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। और उसके ब्लॉक होने के कारण क्या होगा कि आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस राइट वेंट्रिकल तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, और राइट वेंट्रिकल जो है वो प्रॉपर्ली डिपोलराइज नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली। ठीक है, एब्नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन करेगा। उसी को मैं क्या कहते हैं, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब किसी पेशेंट के अगर आरबीबी है तो उसको ईसीजी में कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे देखेंगे, तो अभी अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन इसके बाद में इसकी ईसीजी फाइंडिंग्स देखेंगे और इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इज ए कंडक्शन एब्नॉर्मेलिटी। कंडक्शन एब्नॉर्मेलिटी का मतलब जो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कंडक्ट हो रही है, कहने का मतलब फ्लो कर रही है। तो इन ये जो कंडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का, तो इसके अंदर क्या है, एक एब्नॉर्मेलिटी हो रही है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जैसे फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्लो कर रही है, उसमें कंडक्शन में दिक्कत आ रही है। कंडक्शन का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। तो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जैसे कि मान के चलिए यहां से जा रही है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, और इस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के बीच में क्या हो रहा है, कोई ब्लॉक हो रहा है। तो ब्लॉक हो रहा है तो दिक्कत किसके, अपन क्या बोलेंगे भाई, कंडक्शन एब्नॉर्मेलिटी हो रही है, मतलब फ्लो के अंदर क्या हो रही है, एब्नॉर्मेलिटी हो रही है। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का फ्लो है उसके अंदर क्या हो रही है, एब्नॉर्मेलिटी हो रही है। तो ये क्या है, कंडक्शन एब्नॉर्मेलिटी है वेयर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। तो जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है, कौन सी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, जो हार्ट के द्वारा जनरेट होती है, हार्ट जो जनरेट करता है, तो वो क्या हो जाती है, फेल्स टू कंडक्ट प्रॉपर्ली। वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। कैसे फेल हो जाती है, वो प्रॉपर्ली इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है पूरे हार्ट के अंदर नहीं फैल पाती, कंडक्ट नहीं हो पाती, फ्लो नहीं हो पाती। किसके वजह से, कंडक्शन एब्नॉर्मेलिटी की वजह से। मतलब ये कोई दिक्कत होने की वजह से जहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जाना चाहिए वहां पर प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाती थ्रू द राइट बंडल ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच के थ्रू जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, कंडक्शन एब्नॉर्मेलिटी होने के कारण। मतलब आप नॉर्मली भाषा में समझिए, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक क्या है, एक कंडक्शन एब्नॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो पाती, एब्नॉर्मल फेल हो जाती है, प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं हो पाती। किसके अंदर ब्लॉक होने की वजह से, राइट बंडल ब्रांच के अंदर ब्लॉक होने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो दिस ब्लॉकेज डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। मतलब इस ब्लॉकेज की वजह से, यहाँ पे जो ब्लॉकेज हो रहा है, इस ब्लॉकेज की वजह से क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का जो फ्लो है उसके अंदर क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिस्टर्ब हो रही है। डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा, विच कॉजिंग द राइट वेंट्रिकल डिपोलराइज लेट, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अपना राइट वेंट्रिकल है, जो अपना राइट वेंट्रिकल है, क्योंकि राइट बंडल ब्रांच इसको देती है अपने राइट वेंट्रिकल को, तो राइट वेंट्रिकल क्या हो रहा है, लेट डिपोलराइज होगा। क्योंकि आप समझिए
इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाती है लेफ्ट में एंड राइट में। अब राइट में ब्लॉक होने के कारण राइट में तो जाएगी नहीं, लेफ्ट में जाएगी, तो राइट को जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स थोड़ा लेट मिलेगी। तो यहीं पे अपन ने क्या बोला कि भाई ब्लॉकेज होने की वजह से जो नॉर्मल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल जो है डिपोलराइज लेट डिपोलराइज हो गया, डिले, थोड़ा सा डिले हो जाएगा, डिपोलराइज मतलब कॉन्ट्रैक्शन होने में थोड़ा सा डिले हो जाएगा। कहने का मतलब राइट वेंट्रिकल थोड़ा लेट कॉन्ट्रैक्शन करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बट लेफ्ट वेंट्रिकल डिपोलराइज नॉर्मली, पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो अपना नॉर्मली काम करेगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो बंडल ब्रांच है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो नॉर्मल होने की वजह से तो सिर्फ ब्लॉकेज किसके अंदर है, राइट के अंदर, तो राइट वाला जो है वो थोड़ा लेट डिपोलराइज करेगा और लेफ्ट वाला जो है वो नॉर्मली डिपोलराइज करेगा। यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट लाइन अपन देखते हैं, दिस डिले प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स ईसीजी चेंजेस। इस डिले की वजह से, इस डिले होने की वजह से भाई राइट को इलेक्ट्रिकल इंपल्स थोड़ा सा लेट मिलने की वजह से, ये अपना राइट वेंट्रिकल है, ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल को तो भाई पहले मिल गई, जल्दी मिल गई तो इसने तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन कर लिया, पर जो राइट वेंट्रिकल है उसको थोड़ी सी लेट मिली। लेट मिलने के कारण इसके अंदर क्या होगा, कुछ ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगे, और वो ईसीजी चेंजेस कैसे होंगे, थोड़े विशेष विशेष प्रकार के ईसीजी चेंजेस होंगे। तो इस डिले की वजह से क्या होगा कि इट प्रोड्यूस दिस डिले प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक ईसीजी चेंजेस, कुछ विशेष प्रकार के ईसीजी चेंजेस अपन को इस वजह से देखने को मिलेंगे, स्पेशली इन द राइट साइडेड चेस्ट लीड्स। स्पेशली किन लीड्स के अंदर, राइट साइडेड चेस्ट लीड्स। राइट साइडेड चेस्ट लीड कौन सी होती है, V1 एंड V2, क्योंकि ये दोनों कहां लगाते हैं, थोड़ी राइट साइड में लगाते हैं, और मेनली कौन सी होती है, V1। तो V1 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ईसीजी चेंजेस किसके अंदर देखने को मिलेंगे, V1 के अंदर। क्यों, क्योंकि ये कहां पे लगाते हैं, राइट साइड में लगाते हैं, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल कंडक्शन की। अगर अपन बात करें तो नॉर्मल कंडक्शन कहां से होता है, तो ये मैकेनिज्म की बात आ गई। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन आपका हो गया। अब यहाँ पे मैकेनिज्म जो है नॉर्मली वो कहां से कहां होता है वो देखिए। नॉर्मल कंडक्शन अगर हम बात करें तो ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है। भाई देखिए यहाँ पे अपना हार्ट है, हार्ट के अंदर ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है। जनरेट होने के बाद में वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट्रिया के अंदर जाती है, दोनों के अंदर, और एट्रिया के अंदर जाने के बाद में किसके पास जाती है, एवी नोड के पास। किसके पास जाती है, एवी नोड के पास। एवी नोड के पास जाने के बाद में वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसके पास जाती है, बंडल ऑफ हिज के पास। किसके पास, बंडल ऑफ हिज। तो ये है अपना बंडल ऑफ हिज। ठीक है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, एंड बंडल ऑफ हिज से वो जाती है आरबीबी एंड एलबीबी। ये जा रही है अपनी आरबीबी, ये है अपनी एलबीबी, तो एलबीबी के पास जाती है। ठीक है, इन आरबीबी मतलब भाई नॉर्मल कंडक्शन आपने पढ़ ली, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और आरबीबी एलबीबी। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, इन आरबीबी राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर क्या होगा, देखो आरबीबी का मतलब राइट बंडल ब्रांच, बी अगर लग जाता है तो मतलब ब्लॉक। तो आरबीबी क्या है, आरबीबी के अंदर क्या हो रहा है, राइट बंडल जो है ब्लॉक्ड हो रही है। जो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है उसके अंदर क्या हो रहा है, जो राइट बंडल है वो क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है, ड्यू टू विच इंपल्सेस ट्रेवल बाय लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, अब यहां पे आपको देखना है कैसे, यहाँ पे आपको समझना है कि इसका मैकेनिज्म जो है वो कैसे होता है, किस प्रकार से जो है राइट वेंट्रिकल डिपोलराइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको धीरे से ध्यान से समझना है बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आई, एट्रिया में गई, एवी नोड के पास गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देन उसके बाद में वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, एक बार मैं इसका ये ड्रॉ कर देता हूं। अब रेड पेन से आपको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस देखनी है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऐसे नोड से गई, ऐसे नोड से जाने के बाद में वो गई एवी नोड के पास, एवी नोड से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस गई बंडल ऑफ हिज के पास। अब बंडल ऑफ हिज से जाने के बाद उसके बाद दो ऑप्शन रहते हैं, एक जाती है लेफ्ट में, कुछ जाती है राइट में। पर राइट वाला क्या है, ब्लॉक हो रखा है, यहां से ब्लॉक है, तो राइट के पास तो जाएगी नहीं। ठीक है, किसके पास जाएगी, लेफ्ट के पास। अब लेफ्ट तो डिपोलराइज हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल तो क्या हो जाएगा, डिपोलराइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मिल रही है। पर अब क्योंकि राइट को भी इंपल्सेस तो चाहिए डिपोलराइजेशन होने के लिए, तो राइट को डिपोलराइज कौन करेगा, अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो सेल्स है वो किसको डिपोलराइज करेगी, राइट को करेगी। तो यहां पे आपको समझना है कि पहले लेफ्ट डिपोलराइज होगा, लेफ्ट के डिपोलराइज होने के बाद में सबसे पहले कौन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के डिपोलराइज होने के बाद में क्या होगा, अपना राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल थोड़ा सा लेट डिपोलराइज होता है। और नॉर्मल अगर कंडक्शन में बात करें तो दोनों जो है राइट बंडल और लेफ्ट बंडल दोनों एक साथ डिपोलराइज होते हैं, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो जो नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। भाई देखिए नॉर्मल जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों साथ में डिपोलराइज होते हैं। पर यहां पे क्या हो रहा
है यहाँ पे थोड़ी दिक्कत कहाँ हो रही है, राइट बंडल के अंदर। तो राइट बंडल के अंदर दिक्कत होने की वजह से राइट वेंट्रिकल थोड़ा सा लेट डिपोलराइज होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा जल्दी डिपोलराइज होगा। तो राइट वेंट्रिकल के डिपोलराइज लेट होने की वजह से आपको ईसीजी में एक अलग प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा जिसको एम पैटर्न कहते हैं। तो ये एम पैटर्न कैसे दिखता है ये जस्ट अभी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहां तक आपको देखना है राइट बंडल, आरबीबी के अंदर राइट बंडल जो है वो ब्लॉक्ड हो जाता है। ब्लॉक्ड होने के कारण ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंपल्सेस ट्रेवल फ्रॉम, इंपल्सेस जो है ट्रेवल वाया लेफ्ट बंडल। जो इंपल्सेस है राइट बंडल तो ब्लॉक हो गया, तो अब इंपल्सेस कहां से आएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है किसकी तरफ आएगी, राइट वेंट्रिकल की तरफ आएगी, स्प्रेड स्लोली टू द राइट वेंट्रिकल। जो इंपल्सेस है वो कहां से ट्रेवल करेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से किसकी तरफ ट्रेवल करेगी, राइट वेंट्रिकल की तरफ, थोड़ा धीरे स्लोली है ना, ठीक है। सो आरवी डिपोलराइजेशन इज डिले एंड एबनॉर्मल, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल जो है, आरवी मतलब राइट वेंट्रिकल जो है वो क्या होगा, डिपोलराइजेशन थोड़ा सा डिले हो जाएगा या एबनॉर्मल होने लगेगा, मतलब थोड़ा सा लेट डिपोलराइज होगा और एबनॉर्मली डिपोलराइज होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है सेल टू सेल हो रही है, पहले कंडक्शन पाथवे के थ्रू हो रही थी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल दूसरी सेल को डिपोलराइज करेगी, दूसरी सेल तीसरी सेल को डिपोलराइज करेगी, तो जो कंडक्शन है वो थोड़ा सा एबनॉर्मली हो जाएगा और आपको जो राइट वेंट्रिकल है वो डिले हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन करने में या डिपोलराइजेशन करने में, ठीक है। तो बाकी अपन नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन ईसीजी के जो क्राइटेरियाज हैं, आरबीबी राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के जो ईसीजी क्राइटेरियाज हैं उनके बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन अपना हो गया था, तो ईसीजी क्राइटेरियाज के बारे में देखते हैं, वो कैसे बनते हैं, क्या उनका मैकेनिज्म होता है और कैसे अपन उसको फाइंड आउट कर सकते हैं ईसीजी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन नॉर्मल कंडक्शन की बात करें तो आपको नॉर्मल कंडक्शन पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहां से जनरेट होती है, कहां जाती है। तो पहले नॉर्मल कंडक्शन की बात करेंगे, देन उसके बाद में राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की बात करेंगे। तो देखिए ये आपका नॉर्मल हार्ट है, यहाँ पे आपको समझना है ये आपका नॉर्मल हार्ट है, इसको थोड़ा साइड में बना देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये है आपका नॉर्मल हार्ट, और नॉर्मल हार्ट के अंदर आपको पता है ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स से जनरेट करता है, जनरेट करने के बाद में वो किसको देता है, अपने एट्रिया को। एट्रिया को देने के बाद में किसके पास जाती है, अपने एवी नोड के पास, ठीक है। तो जो एट्रिया है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, डिपोलराइजेशन करता है और क्या बनती है, अपनी पी वेव बनती है। देन इसके बाद में एवी नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को देता है बंडल ऑफ हिस को। तो ये क्या है अपना बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से दो ब्रांच निकलती है, एक निकलती है राइट बंडल ब्रांच, एक निकलती है लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो दोनों ब्रांचेस के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाती है, दोनों ब्रांचेस जो है वो क्या करती है, डिपोलराइजेशन करती है। पर देखिए उससे पहले अपना जो सेप्टम है, ये है अपना सेप्टम, ठीक है। तो सेप्टम डिपोलराइज करता है, सेप्टम की डिपोलराइजेशन करने की वजह से अपनी क्या बनती है, क्यू वेव बनती है, यह अपनी क्या, क्यू वेव। एंड देन राइट बंडल और लेफ्ट बंडल की डिपोलराइजेशन करने की वजह से क्या होता है, अपना क्या बनता है, अपना आर और एस। तो क्या बन गया अपना क्यू आर और एस। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है किस वजह से बना, क्योंकि राइट बंडल और लेफ्ट बंडल ने दोनों वेंट्रिकल्स जो है उनको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दी, दोनों ने कॉन्ट्रैक्शन किया, डिपोलराइजेशन किया और अपना क्या बना, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बना। देन इसके बाद में वेंट्रिकल जब रिलैक्स होता है तो अपनी क्या बनती है, टी वेव बनती है, ठीक है। वेंट्रिकल जब डिपोलराइजेशन करता है तो अपनी क्या बनती है, टी वेव बनती है। तो ये एक नॉर्मल कंडक्शन पाथवे होता है और इस वजह से जो है नॉर्मल ये वेव्स बनती है। अब अपन को देखना है कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर क्या होगा, उसके अंदर कैसा पैटर्न देखने को मिलेगा, तो वो आपको समझना है। सबसे पहले बात करते हैं वापस सेम कंडक्शन की फॉलो करते हैं अपन उसको। देखिए ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती है, इसके अंदर भी ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती है। जनरेट होने के बाद में किसके पास जाती है, एट्रिया के पास जाती है, एट्रिया से किसके पास जाती है, अपने एवी नोड के पास। तो अब दोनों एट्रिया ने क्या किया, डिपोलराइजेशन किया, तो अपनी क्या बनी, पी वेव। तो यहाँ पे अपनी पी वेव बन गई। देन उसके बाद में एवी नोड से बंडल ऑफ हिस के पास में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रही है, ठीक है। एवी नोड से कहा जा रही है, बंडल ऑफ हिस के पास, और बंडल ऑफ हिस से जो है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ जाती है, आपको पता है नॉर्मल कंडक्शन के अंदर जाती है राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको समझना है कि राइट बंडल जो ब्रांच है वो क्या हो रखी है, ब्लॉक हो रखी है, ठीक है। ये राइट बंडल ब्रांच जो है ये क्या हो रखी है, ब्लॉक हो रखी है। अब इसके ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, इसके ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, ये चीज आपको समझनी है। अब देखिए ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस गई, एवी नोड के पास गई, एवी नोड से बंडल ऑफ इसके पास गई, देन अपनी पी आराम से बन गई। देन उसके बाद में ये अपना पी आर सेगमेंट है, ये भी बन गया। देन उसके बाद में क्या हुआ कि बंडल ऑफ इससे वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस गई लेफ्ट के पास और राइट के पास। अब राइट के पास जाती, पर राइट तो क्या है, यहाँ पे ब्लॉक हो रखा है भाई, इस जगह पे राइट वाला क्या हो रखा है, ब्लॉक हो रखा है। मैं इसको रेड पेन से दिखा देता हूं, राइट बंडल क्या हो रखी है, यहाँ पे ब्लॉक हो रखी है। अब मैंने जैसे बताया सबसे पहले क्या डिपोलराइजेशन करता है, सेप्टम क्या करता है, सेप्टम। तो सेप्टम, अब यहाँ पे आप देखिए राइट साइड में कौन सी लीड्स लगाते हैं, V1 V2 एंड
V3, ठीक है। और लेफ्ट में कौन सी लगती है, V4, V5 और V6, ठीक है। तो ये लेफ्ट लीड्स है, ये है अपनी राइट लीड्स। तो अब जो डिपोलराइजेशन होगा वो कैसे हो रहा है, सेप्टम डिपोलराइज कर रहा है। और सेप्टम डिपोलराइज कैसे कर रहा है, देखिए यहाँ पे आपको देखना है सेप्टम कैसे डिपोलराइज कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। ये अपना लेफ्ट वाला पार्ट है, ये वाला राइट वाला पार्ट है। तो किधर की तरफ हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। अब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस किधर आ रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ। ये अपना लेफ्ट है, ये अपना राइट है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है। सेप्टम डिपोलराइज कर रहा है। तो सेप्टम की डिपोलराइजेशन करने की वजह से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक हल्की सी ऊपर की तरफ नोच देखने को मिलेगी, जिसको अपन आरवेव कहते हैं। तो ये क्या है, अपनी आरवेव बन रही है। ये क्या है, अपनी आरवेव, क्या है ये, अपनी आरवेव। तो आरवेव आपको इसी के अंदर छोटी सी आरवेव देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखना है सेप्टम डिपोलराइज होगा, सबसे पहला पार्ट कौन सा हुआ, सेप्टम। अब सेप्टम की डिपोलराइजेशन की होने के बाद में क्या होगा, सेप्टम की डिपोलराइजेशन होने के बाद में क्या होगा, देखिए अब राइट वाला जो है ये वाली बंडल, ये तो हो रखी है ब्लॉक। मैं आपको पता है, जैसे मैंने बताया सबसे पहले नॉर्मल कंडक्शन में सेप्टम डिपोलराइज होता है, फिर राइट बंडल और लेफ्ट बंडल दोनों वेंट्रिकल्स को देती है और वो डिपोलराइजेशन होता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सेप्टम तो क्या हो रखा है, डिपोलराइज हो गया। तो सेप्टम की डिपोलराइजेशन होने की वजह से क्या बनी, देखो किसमें बनेगी, ये V1 की बात चल रही है। यहाँ पे ऑल लीड्स के लिए मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, सिर्फ V1 की। V1 के अंदर आपको पता है कि आर वेव कम होती है, एस वेव ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि सेप्टम जो है लेफ्ट से राइट की तरफ डिपोलराइज होता है। आपको पता है कि सेप्टम जो है लेफ्ट से राइट की तरफ डिपोलराइज होता है, इसलिए इंपल्सेस किसकी तरफ आती है, V1 की तरफ। और V1 की तरफ आएगी तो V1 में क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन। भाई देखिए इंपल्सेस जो है किधर से आ रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है। मतलब जो डिपोलराइजेशन हो रहा है किधर हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो जो डायरेक्शन है वेक्टर का वो किधर की तरफ होगा, V1 की तरफ। और V1 की तरफ होगा तो V1 में क्या देखने को मिलेगा, हल्का सा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि सेप्टम जो है थोड़ा स्लोली, थोड़ा छोटा रहता है, पतला रहता है, तो धीरे स्लोली डिपोलराइज होता है, कहने मतलब थोड़ा सा जल्दी डिपोलराइज होता है। तो उस वजह से फोर्स कम होने की वजह से वेव अपन को बहुत छोटी देखने को मिलती है। तो हल्का सा आर डिफ्लेक्शन देखने को मिला, आर वेव देखने को मिली। तो ये जो आर वेव फर्स्ट जो नोच बन रही है, ये नोच किस वजह से बन रही है, सेप्टल के डिपोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, जो आरएसआर पैटर्न मैंने यहाँ बोला है ना, तो आरएसआर पैटर्न को ही समझना है। ये आर जो है ये क्या है, सेप्टल की डिपोलराइजेशन की वजह से जो आर वेव बन रही है वो ही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को किधर जाना है, राइट में जाना है और लेफ्ट में जाना है। पर राइट तो क्या हो रखा है, ब्लॉक। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस किधर जाएगी, लेफ्ट में जाएगी। तो यहाँ पे लेफ्ट में जाएगी तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को मिल रही है अपने लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो यहाँ पे मैंने V1 लगा रखा है, मिल किसको ही है, लेफ्ट वेंट्रिकल को। डिपोलराइजेशन कौन कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इससे दूर कर रहा है। V1 से जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्या जा रही है, दूर जा रही है। दूर जाने की वजह से आपको पता है कौन सा रिफ्लेक्शन आएगा, नेगेटिव रिफ्लेक्शन। नेगेटिव रिफ्लेक्शन आएगा मतलब एस वेव देखने को मिलेगी, एस वेव बनने लगेगी। और एस वेव के बनने के बाद में अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन ट्विस्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी सेप्टल डिपोलराइजेशन कर गया। सेप्टम के डिपोलराइजेशन करने के बाद में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है राइट बंडल और लेफ्ट बंडल में जा रही है। पर राइट बंडल को ब्लॉक है तो राइट वाला तो डिपोलराइज कर नहीं रहा, सिर्फ किसके पास जाएगी, लेफ्ट के पास। लेफ्ट ने क्या किया, डिपोलराइज किया। लेफ्ट ने डिपोलराइज किया तो अपनी क्या बनी, एस वेव। क्या बनी, एस वेव। अब इसके बाद में क्या होगा, ये आपकी एस वेव बनी, ठीक है, एस वेव बनना स्टार्ट हो गई। एस वेव बनना स्टार्ट हुई तो अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, अब जो सेल्स लेफ्ट की डिपोलराइज हो चुकी है, ये अपना लेफ्ट है, ये डिपोलराइज हो चुका है। तो अब जो सेल्स है वो किधर डिपोलराइज होगी, वो क्या करेगी, अपने राइट को भी डिपोलराइज करेगी। एक सेल दूसरी सेल को डिपोलराइज करेगी। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि राइट वाला ब्लॉक है तो इसका मतलब राइट में इंपल्स जाएगी नहीं और राइट कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है भाई। जो लेफ्ट में इंपल्सेस जा चुकी, अब लेफ्ट वाला डिपोलराइज कर चुका, तो जो यहाँ की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है, जो यहाँ की सेल्स है, वो दूसरी सेल्स को डिपोलराइज करेगी। आपको पता है कि भाई हार्ट के मायोकार्डियम के अंदर क्या स्पेशलिटी है कि एक सेल दूसरी सेल को डिपोलराइज करती है। जैसे एक्शन पोटेंशियल में पढ़ा था कि एक सेल दूसरी सेल को डिपोलराइजेशन करती है। तो एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट से अब जो है डिपोलराइजेशन किधर की तरफ हो रहा है, राइट की तरफ। किधर हो रहा है, राइट की तरफ। किसकी तरफ हो रहा है, V1 की तरफ। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स किधर आ रही है, V1 की तरफ, ठीक है। तो अब क्योंकि राइट वेंट्रिकल जो है क्या करेगा, डिपोलराइज करेगा। डिपोलराइज करेगा तो क्या बनेगी, अपनी आर वेव। क्यों बनेगी, आर वेव ही क्यों बनेगी, क्योंकि इंपल्सेस किधर आ रही है, अपनी V1 की तरफ। तो आपको क्या देखने को मिला, आर एस और आर, ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, आर एस और आर। तो अब यहाँ पे आपको पता करना है कि आर किस वजह से बना। सबसे पहली जो आर है वो सेप्टल के डिपोलराइजेशन की वजह से। तो एस बनी वो किस वजह से बनी, लेफ्ट वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन की वजह से। और जो वापस जो आर डैश बनी, ठीक है, ये जो अगेन आर बनी, ये जो बड़ी वाली आर, ये किस वजह से बनी है, अपनी राइट वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन की वजह से। पर कैसा हो रहा है, ये थोड़ा सा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, डिले डिपोलराइजेशन की
वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिले, 3 वेव देखने को मिले, RSR। अब ये थोड़ा सा M टाइप का दिख रहा है, इसलिए इसको अपन M पैटर्न भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, M पैटर्न भी कहते हैं, रैबिट ईयर पैटर्न भी कहते हैं, जो क्या कहते हैं, रैबिट होता है, ठीक है। तो रैबिट के कान के जैसे पैटर्न को भी इसको कहते हैं। इसके अलावा इसको M पैटर्न, RSR पैटर्न भी इसको कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहला क्राइटेरिया अगर आप बताओगे तो क्या होगा, M पैटर्न या RSR पैटर्न किसके अंदर, V1 के अंदर। V1 के अंदर ही, क्यों, क्योंकि V1 किधर है, अपनी राइट साइड में है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स किधर आ रही है, राइट साइड में आ रही है। राइट साइड में आने की वजह से राइट वेंट्रिकल थोड़ा सा 2 बार डिपोलराइज करा है, मतलब थोड़ा सा राइट वेंट्रिकल थोड़ा लेट डिपोलराइज करा है, और जो सेप्टम है वो पहले डिपोलराइज कर गया, जिस वजह से आपको RS और RSR पैटर्न देखने को मिला। एक बार दोबारा देख लेते हैं, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न किस वजह से देखने को मिला, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है ये अपनी पीवीओ बन गई। पीवीओ बनने के बाद में आपकी यहां से ये है बंडल ऑफ फिश, ठीक है। तो यहीं से मैं समझाता हूं, बंडल ऑफ फिश से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सबसे पहले किसको मिली, अपने सेप्टम को मिली। तो सेप्टम को कैसे मिलती, सेप्टम कैसे डिपोलराइज होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ हुआ। यहाँ पे मैंने लगा रखी है V1। तो अब क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स किधर आ रही है, V1 की तरफ। तो आपको हल्का सा पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिला, ठीक है। देन उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंपल्स किधर गई, अपने लेफ्ट वेंट्रिकल में डिपोलराइज किया। अब क्योंकि V1 से लेफ्ट वेंट्रिकल दूर है, तो जो वेव है, डिफ्लेक्शन है, वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो क्या देखने को मिलेगी, एस वेव। देन इसके बाद में अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल डिपोलराइज हो चुका है, तो ये सेल्स एक दूसरी सेल्स को डिपोलराइज करेगी, मतलब एक सेल दूसरी सेल, एक सेल को दूसरी सेल, तो ऐसे करके जो है राइट वेंट्रिकल भी क्या होगा, डिपोलराइज होगा। पर कैसे होगा, डिले, थोड़ा लेट होगा, ठीक है। डिपोलराइजेशन थोड़ा सा लेट होगा और कैसा होगा, एबनॉर्मली होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहां से मिल रही है, सेल से मिल रही है। पहले कहां मिलती थी, कंडक्शन पाथवे के थ्रू मिलती थी, मतलब एक चेन के थ्रू मिलती थी, रास्ते के थ्रू मिलती थी। पर यहाँ पे एक सेल से दूसरी सेल से तीसरी सेल, तो सेल के थ्रू हो रहा है, इसलिए कंडक्शन कैसा होगा, एबनॉर्मल होगा और डिले होगा, थोड़ा लेट हो रहा है। भाई कैसा होना चाहिए था, एलवी के साथ, लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लॉक होने के कारण लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल वो डिपोलराइज करेगा, और राइट वेंट्रिकल डिपोलराइज होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल इंपल्स किधर से आ रही है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। जो सेल्स है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ डिपोलराइज हो रही है, किसकी तरफ, V1 की तरफ। तो V1 की तरफ होगी तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, RSR, इसको कहते हैं RSR पैटर्न या M पैटर्न कहते हैं। तो किसके अंदर देखने को मिलेगा, लीड V1 के अंदर। तो RSR पैटर्न या M शेप पैटर्न इन V1, इस टाइप का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। ये है इसकी मैकेनिज्म या फिजियोलॉजी, जिस वजह से बनता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की अगर ड्यूरेशन की बात करें तो वो कितनी रहती है, लेस देन 100 मिली सेकेंड। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है आपको थोड़ा सा ब्रॉड देखने को मिलेगा, वाइड देखने को मिलेगा। और वाइड कितना देखने को मिलेगा, मोर देन 120 ms का आपको देखने को मिलेगा। 120 या 120 से ज्यादा का आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। तो 2 क्राइटेरिया आपको समझ में आए। सबसे पहला क्राइटेरिया RSR पैटर्न इन V1, दूसरा क्राइटेरिया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, वाइड होगा, ठीक है। कितना होगा, मोर देन 120 मिली सेकेंड या 120 या 120 से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बात करें तो वाइड स्लर्ड एस वेव, क्या देखने को मिलेगी, वाइड स्लर्ड एस वेव। देखिए, अब क्योंकि राइट साइड की जो लीड्स है, इनके अंदर तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, RSR पैटर्न। तो सेम चीज लेफ्ट साइड की जो लीड्स है, लेफ्ट साइड में लीड्स कौन सी होती है, V5 V6, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि जो राइट साइड की लीड्स है V1 एंड V2, इनके अंदर तो क्या देखने को मिल रहा है, RSR। पर जस्ट अपोजिट कौन सी है, V6 और V5। तो इनके अंदर क्या देखने को मिलेगी, सीधी सी बात है, एस वेव। और एस वेव कैसे देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे आपको आर वेव देखने को मिल रही थी, वैसे आपको हल्की सी एस वेव, ऐसी नोच टाइप, देखो नीचे से आपकी नोच टाइप की देखने को मिलेगी, थोड़ी सी बिगड़ी हुई, मतलब चेंज देखने को मिलेगी, एबनॉर्मल टाइप की देखने को मिलेगी। उसको अपन कहते हैं स्लर्ड, कैसे बोलते हैं, स्लर्ड। तो स्लर्ड या वाइड, मतलब वाइड चौड़ी और स्लर्ड टाइप की आपको एस वेव देखने को मिलेगी। तो तीसरा क्राइटेरिया क्या होगा, वाइड स्लर्ड एस वेव इन V5 एंड V6। V5 और V6 के अंदर आपको स्लर्ड या वाइड एस वेव देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टी वेव इन्वर्जन V1 एंड V3 सॉरी, ठीक है। अब एक क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया और है जो V1 V3 के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया अपन ने बताया कि आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, वाइड। दूसरी चीज क्या है, एम पैटर्न या फिर RSR पैटर्न। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, ये वाइड या स्लर्ड एस वेव किसके अंदर, V5 और V6 के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ क्राइटेरिया। अब फोर्थ क्राइटेरिया क्या, देखिए भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट के अंदर ब्लॉक हो रहा है। राइट के अंदर ब्लॉक होने की वजह से राइट वेंट्रिकल जो है वो थोड़ा सा लेट डिले कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। जो डिपोलराइजेशन है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिले हो रहा है,
डिपोलराइजेशन क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो डिले होने की वजह से अभी क्योंकि आपको पता है कि हार्ट का अगर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एबनॉर्मल होता है तो रिलैक्सेशन भी क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्शन लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, क्योंकि दोनों वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पे एक पहले कर रहा है, एक लेट कर रहा है, तो लेट हो रहा है और एबनॉर्मल टाइप का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर अच्छे से नहीं होने की वजह से, एबनॉर्मली डिपोलराइजेशन होने की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, जो रिलैक्सेशन है, जो रिपोलराइजेशन है, वो भी कैसे देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब अब आपको आरएसआर पैटर्न के बाद में आपको टी वेव जो है, अब यहाँ पे टी वेव क्या होती है, पॉजिटिव, पर यहाँ पे टी वेव आपको क्या देखने को मिलेगी, नेगेटिव। क्यों देखने को मिलेगी नेगेटिव, क्योंकि रिपोलराइजेशन भी क्या हो रहा है, एबनॉर्मली हो रहा है, और एबनॉर्मल होने की वजह से आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको टी वेव क्या देखने को मिलेगी, इन्वर्जन, क्या देखने को मिलेगी, इन्वर्जन। और यहाँ पे जो आपका एसटी सेगमेंट है, ये एसटी सेगमेंट भी क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेशन। क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेशन। किसके अंदर, V1 से V3 के अंदर। V1 से V3 क्यों, क्योंकि V1 से V3 कौन सी होती है, राइट साइडेड चेस्ट लीड्स होती है, इसलिए। ठीक है, तो आपको क्राइटेरिया समझ में आया कि जो एम पैटर्न बन रहा है, तो एम पैटर्न के जस्ट बाद में इनको कहते हैं सेकेंडरी चेंजेस। सेकेंडरी चेंजेस मतलब भाई कॉन्ट्रैक्शन, प्राइमरी चेंजेस क्या हुए, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिपोलराइजेशन जो है वो एबनॉर्मल हुआ। इनके एबनॉर्मल होने की वजह से जो रिपोलराइजेशन है वो भी क्या हो गया, एबनॉर्मल। तो अब कॉन्ट्रैक्शन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में एबनॉर्मलिटी आएगी, तो आपके एसटी सेगमेंट और टी वेव में भी क्या आएगी, एबनॉर्मलिटी आएगी, जिस वजह से आपका टी वेव क्या देखने को मिलेगी, इन्वर्जन देखने को मिलेगी V1 से V3 के अंदर, और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा V1 से V3 के अंदर, ये आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कॉजेस की। तो यहाँ पे क्राइटेरिया आपको समझ में आया, क्राइटेरिया में कोई दिक्कत नहीं है, आपको 5 क्राइटेरिया आपको इजीली याद हो जाएंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया है वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। कितना वाइड, मोर देन 120 मिलीसेकंड। दूसरा क्राइटेरिया है आरएसआर पैटर्न। आरएसआर पैटर्न या एम पैटर्न किसके अंदर, लीड V1 के अंदर। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया की अपन बात करें तो वाइड और स्लड एस वेव। वाइड और स्लड एस वेव किसके अंदर, V5 और V6 लीड के अंदर, या फिर लेटरल लीड्स जो होती है फर्स्ट और एवीएल के अंदर भी आपको कभी कभार देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला क्राइटेरिया, वो क्या है कि टी वेव इन्वर्जन और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। जो फोर्थ और फिफ्थ क्राइटेरिया क्या है, टी वेव का जो क्या होगा, इन्वर्जन होगा, और एसटी सेगमेंट जो है डिप्रेशन होगा। एसटी सेगमेंट नॉर्मल होना चाहिए पर वो डिप्रेस्ड होगा V1 से V3 के अंदर। तो ये 5 क्राइटेरिया है जो है आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर, सॉरी आरबीबी के अंदर, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर आपको लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कॉजेस की, किस किस कारण की वजह से ये होता है। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो है वो किस कारण की वजह से आपको देखने को मिलता है, किस कारण की वजह से ये होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको कारण समझना है। देखिए मेनली जितने भी ये कारण है, ये सब कारण जो है वो क्या कर रहे हैं, सेल्स के अंदर एक एबनॉर्मलिटी क्रिएट कर रहे हैं। भाई जो कंडक्शन पाथवे है वो कहाँ फैला हुआ है, एक सेल से दूसरी सेल से तीसरी सेल, सेल्स के अंदर फैला हुआ है। अब सेल्स के अंदर अगर कोई एबनॉर्मलिटी होगी, कोई खराबी होगी या कोई दिक्कत होगी, तो जिस कारण से इस बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर, मतलब इस बंडल ब्रांच के अंदर ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, ब्लॉकेज हो सकता है, और जिस ब्लॉकेज के कारण आपको ये डिजीज देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि एबनॉर्मलिटी किस किस कारण की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। मतलब अगर आपके राइट वेंट्रिकल जो है, ये अपना राइट वेंट्रिकल है, इसकी सेल्स अगर थिक हो जाए, सेल्स का अगर थिक हो जाएगी, तो आपका जो सेल्स है, सेल की साइज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, जिस वजह से कंडक्शन जो है, जो पाथवे है उसके अंदर, राइट वाली जो बंडल ब्रांच है वो ब्लॉक भी हो सकती है, उसके अंदर एबनॉर्मलिटी हो सकती है, और जिस कारण से क्या होगा, आपके राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है। तो पहला कारण क्या है अपना, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसके लिए मैंने एक मेनामोनिक भी बनाई है, राइट हर्ट सीएम। क्या है, राइट हर्ट सीएम, आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर कभी आप राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के कॉज लिखेंगे तो इससे आपको इजी याद रहेगा किस किस कारण की वजह से होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज। इस्केमिक हार्ट डिजीज मतलब अगर एमआई हो जाए, इस्कीमिया हो जाए, कहने का मतलब अपने हार्ट को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो सेल्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगी, सेल्स को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी तो कंडक्शन के अंदर क्या हो सकती है, एबनॉर्मलिटी हो सकती है। जैसे कि मान के चलिए ये आपकी सेल्स है, ये अपना राइट बंडल ब्रांच जारी है और ये आपकी सेल्स है, इन सेल्स को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिली, इन सेल्स की क्या हो गई, डेथ हो गई। डेथ होने के कारण जो कंडक्शन है वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया है। क्यों, क्योंकि सेल्स की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज की वजह से भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिकली भी पेशेंट को देखने को मिल सकती है, और मेनली जो है कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से, जन्मजात कोई डिफेक्ट है जिस वजह से ये देखने को मिल सकती है। जैसे कि किसी पेशेंट के वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, वेंट्रिकल के सेप्टम के अंदर कोई डिफेक्ट है, या एट्रिया के सेप्टम
सेप्टम के अंदर डिफेक्ट है तो जिस वजह से भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हार्ट फेलियर। अगर किसी का पेशेंट का हार्ट अगर फेल हो जाता है, अब हार्ट अगर प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाएगा तो उसकी सेल्स को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, और प्रॉपर फंक्शन नहीं करने की वजह से क्या होगा, सेल के अंदर एब्नॉर्मलिटी होगी, कंडक्शन के अंदर एब्नॉर्मलिटी होगी और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रॉमा। कोई भी ट्रॉमा हो जाए, कोई भी इंजरी वगैरह हो जाए जिस कारण से भी पेशेंट के क्या हो सकता है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब बीपी का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाए। पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सा, पल्मोनरी की बात चल रही है। पल्मोनरी मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी है राइट वेंट्रिकल से जो निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, इसका अगर प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिस कारण से जो आप देखिए कैसे इसकी वजह से कैसे हो रहा है वो आपको समझना है भाई। अपना राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल जो है किसके अंदर ब्लड को फेंकता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड तेजी से जाएगा तो प्रेशर किसका बढ़ा, अपनी पल्मोनरी आर्टरी का। इसके प्रेशर बढ़ने की वजह से प्रेशर किस पे पड़ रहा है, अपना राइट वेंट्रिकल के ऊपर। क्यों, क्योंकि उसको ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, तेज पंप करना पड़ रहा है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, वर्कलोड ज्यादा हो रहा है। वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से सेल्स पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने की वजह से सेल्स के अंदर क्या हो जाएगी, एब्नॉर्मलिटी हो जाएगी, और एब्नॉर्मलिटी हुई तो पेशेंट के क्या हो सकता है, RBBB, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब अगर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की वजह से अगर इनकी कम या ज्यादा होने की वजह से सेल्स के अंदर क्या हो सकती है, एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये जो आयंस है ये क्या कराते हैं, सेल को डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन कराने का काम करते हैं। ठीक है, जो पोटेशियम है वो आपका रिपोलराइजेशन कराने का काम करता है, जो सोडियम है वो डिपोलराइजेशन कराने का काम करता है। तो कहने का मतलब ये आयंस जो है अपने सेल्स को डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर इनके अंदर कमी हो जाए या ज्यादा हो जाए जिस वजह से कंडक्शन बिगड़ सकता है, इंपल्सेस प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगी, ठीक है, डिपोलराइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा, जिस वजह से क्या होगा, आपके राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने एज की वजह से। देखिए एज के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो जो सेल्स है जो अपनी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पहुंचाती है, जो सेल्स है ये डीजनरेट होती जाती है, ठीक है, बिगड़ती जाती है, ठीक है, और जिसकी वजह से जो कंडक्शन है उसके अंदर ब्लॉकेज होता जाता है। तो एज के साथ भी ये हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोमेटिक हार्ट डिजीज। रोमेटिक हार्ट डिजीज का मतलब रोमेटिक मतलब देखिए रोमेटिक का मतलब होता है रोमेटिक फीवर, आपने सुना होगा। मतलब ये किस वजह से होता है, जब अपनी बॉडी की एंटीबॉडीज, जो अपनी बॉडी है इसके अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती है, तो ये एंटीबॉडीज खुद ही अपने हार्ट को अगर अटैक कर देगी। कहने का मतलब देखिए ये डिजीज आप आगे भी पढ़ेंगे, इसके अंदर इसी पैथोलॉजी जो आपकी सब्जेक्ट है इसके अंदर आपको ये डिजीज पढ़नी पड़ेगी। तो उसमें क्या है कि रोमेटिक हार्ट डिजीज का मतलब, रोमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर क्या होता है, अपनी बॉडी की जो एंटीबॉडीज है जो अपन को किसी बैक्टीरिया से या किसी से बचाती है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया अपने अंदर आया तो अपनी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है उसको खत्म करने के लिए। पर एंटीबॉडीज बना रही किसको, उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, पर उसको मारने के बजाय अगर अपने खुद के हार्ट के टिश्यूज को डैमेज कर दे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रोमेटिक हार्ट डिजीज। समझे, मतलब अपनी बॉडी की एंटीबॉडीज किस लिए, जैसे मान के चलो कोई बैक्टीरिया है, अब इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है। अब क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो उसको मारने के लिए आती हैं। अब वो मारने के लिए, उनको मारने के बजाय क्या करती है, अपने हार्ट के टिश्यूज को डैमेज कर देती है। अब हार्ट के टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे, हार्ट की सेल्स डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, उस बीमारी को अपन कहेंगे रोमेटिक हार्ट डिजीज। और टिश्यूज अगर डैमेज हुए तो मान के चलिए राइट वेंट्रिकल के अगर टिश्यूज डैमेज हो गए, जिस वजह से क्या हो सकता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जो बंडल ब्रांच ब्लॉक है उसके अंदर ब्लॉकेज हो सकता है बंडल ब्रांच के अंदर, जिस वजह से कंडक्शन एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं ट्रॉमा। ट्रॉमा मैंने वापस इसलिए लिया है ताकि ये जो मेनामोनिक है ये कंप्लीटली हो चुके, तो मतलब प्रॉपर्ली बन सके इसी वजह से। तो ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। सीएम की बात करें तो सी फॉर सीओपीडी। सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अगर किसी पेशेंट के लंग्स की डिजीज है, सीओपीडी है, मतलब उसके लंग्स के अंदर जो है ऑब्स्ट्रक्शन है, प्रॉपर्ली वो गैसेज एक्सचेंज नहीं कर पा रहा, प्रॉपर्ली सांस नहीं ले पा रहा, तो उस पेशेंट के भी क्या हो सकता है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है। क्यों, क्योंकि लंग्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो प्रेशर किस पे पड़ेगा, अपना राइट वेंट्रिकल पे। राइट वेंट्रिकल पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो राइट वेंट्रिकल प्रॉपर जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर पाएगा, सेल के अंदर एब्नॉर्मलिटी होगी और पेशेंट के क्या हो जाएगा, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है। या फिर अपन सीओपीडी की बात, कार्डियोमायोपैथी की बात करें। कार्डियोमायोपैथी मतलब कार्डियो मायोपैथी, हार्ट की मायोकार्डियम के अंदर क्या हो रही है, डिजीज हो रही है। हार्ट की मायोकार्डियम के अंदर डिजीज कैसे हो सकती है, कि डिजीज ऐसे हो सकती है, सेल जो है थिक हो सकती है, थिन हो सकती है, या हार्ड हो सकती है,
ठीक है। तो यहाँ पे तीनों एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या हो रहा है, हार्ट की सेल्स के अंदर एबनॉर्मलिटी हो रही है। एबनॉर्मलिटी होगी तो सेल के अंदर क्या हो सकता है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, भाई जो कंडक्शन पाथवे है वो ब्लॉक हो सकता है और पेशेंट के आरबीबी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस मतलब मायोकार्डियम के अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन। अगर अपनी मायोकार्डियम लेयर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा कि जो कंडक्शन पाथवे है वो बिगड़ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, एबनॉर्मलिटी आ जाएगी और पेशेंट के क्या हो सकता है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो आपको ये मेनेमोनिक ध्यान रखना है जो क्या है, राइट हार्ट सीएम, जिससे आपको इजीली याद रहेगा कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के कॉजेज क्या क्या है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके सिम्टम्स, क्या क्या इसके आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। देखिए राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के मेनली कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलते, अगर कॉज वगैरह है जिस कारण से है उसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। प्रॉपर्ली राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, फिर भी मोस्टली ये क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक, मतलब इसके सिम्टम देखने को नहीं मिलते। पर कभी कभार आपको जैसे किसी के एमआई है या किसी के सीओपीडी वगैरह है तो आपको थोड़े बहुत अलग सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको पाल्पिटेशन, हार्ट जो है थोड़ा तेज फड़फड़ाता हुआ देखने को मिल सकता है। साथ में सिनकोप, बेहोशी हो सकती है, पेशेंट को बेहोश हो सकता है। उसके अलावा डिप्सनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई, पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, सांस में कमी हो सकती है। उसके अलावा चेस्ट पेन भी पेशेंट को कभी कभार देखने को मिल सकता है। तो ये सिम्टम्स पेशेंट के देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक जो है कंडक्शन पाथवे का जो है एक डायग्राम बनाना है, जिससे आपको आप ईसीजी क्राइटेरिया लिखेंगे तो ईसीजी क्राइटेरिया के नीचे आपको वो डायग्राम बनाना है। इससे आपको एग्जामिनर को थोड़ा सा इजी रहेगा, देखने को भी अच्छा लगेगा। तो आपको ये बनाना है, देखिए पूरा जो कंडक्शन पाथवे है अपना, उस कंडक्शन पाथवे को आपको बनाना है सेम ऐसे। अब यहाँ पे आपकी जो राइट बंडल है ये क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है, ठीक है। इसको आपको नाम दे देना है कि ये अपनी क्या है, आर बी बी, एंड ये है अपनी एल बी बी, ठीक है। तो इससे आपको इजीली पता लग जाएगा भाई पेशेंट के क्या हो रहा है, राइट बंडल के अंदर ब्लॉक हो रहा है। तो इससे आप कॉपी के अंदर इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसके अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस की, क्या क्या डायग्नोसिस जो है किस प्रकार से अपन आरबीबी को पहचान सकते हैं, क्या क्या डायग्नोसिस करके। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकली एग्जामिन करके पेशेंट को फिजिकली अपन देखेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे और पता करेंगे भाई पेशेंट की आरबीबी है या नहीं है, उसके सिम्टम्स देखेंगे, उससे अपन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसके पहले कोई दिक्कत थी या नहीं थी उसके बारे में अपन पूछेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईसीजी, थर्ड जो है मेन चीज क्या है, ईसीजी करेंगे। ईसीजी करने के बाद में अपन क्या करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। इकोकार्डियोग्राफी क्यों करेंगे, राइट वेंट्रिकल फंक्शन कितना कर रहा है कितना नहीं कर रहा वो पता करने के लिए। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, उसका चेस्ट एक्सरे करेंगे ताकि उसके लंग्स की कोई पैथोलॉजी, लंग्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, उसका पता करने के लिए अपन चेस्ट एक्सरे करेंगे। नेक्स्ट है कार्डिक एंजाइम। कार्डिक एंजाइम क्यों करेंगे, ताकि एमआई का पता कर सके भाई कि उस पेशेंट की मायोकार्डियल इंफार्क्शन है या नहीं है, उसका पता करने के लिए अपन कार्डिक एंजाइम टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है अपन ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट अपन जो है आरबीबी वाले पेशेंट को दे सकते हैं। वैसे देखिए इसका कोई ऐसे पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, पर जिस कारण की वजह से जो है पेशेंट के आरबीबी हो रहा है तो उस कारण की वजह से उस कारण को सही करना है अपन को। तो कारण के लिए अपन क्या कहते हैं, सबसे पहली चीज क्या है, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। जिस कारण की वजह से उस कारण को अपन को ट्रीट करना है, जिस कारण की वजह से वो आरबीबी हो रहा है उसको सही करना है। नेक्स्ट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर पेशेंट के पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से है तो पेशेंट को क्या देना है, एंटीकोगुलेशन। क्यों, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कोई एम्बोलिज्म हो गया है, कोई ब्लॉकेज हो गया है, तो उस ब्लॉकेज को सही करने के लिए, ब्लड क्लॉट को पतला करने के लिए, ब्लड क्लॉट को खत्म करने के लिए अपन क्या देंगे, एंटीकोगुलेशन ड्रग्स देंगे, ठीक है, ताकि ये क्या करेगी, जो ब्लड क्लॉट है उसको पिघला देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीओपीडी। अगर पेशेंट के सीओपीडी है, लंग्स की डिजीज है, तो लंग्स की डिजीज में क्या होगा भाई, प्रॉपर पेशेंट को सांस नहीं ले पाएगा, प्रॉपर दिक्कत हो जाएगी, सांस लेने में कठिनाई होगी, तो उसको सही करने के लिए अपन क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर। आगे देखिए तो ब्रोंकोडायलेटर्स जो है अपन सीओपीडी वाले पेशेंट को, जिनके लंग्स की कोई दिक्कत है, उन पेशेंट को अपन क्या देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। उसके अलावा एमआई के लिए अपन क्या देते हैं भाई, पेशेंट के जो है अगर एमआई है तो अपन क्या करेंगे, रिपरफ्यूजन थेरेपी। रिपरफ्यूजन थेरेपी में क्या होता है, जैसे कि एस्पिरिन देंगे, क्लोपिडोग्रिल देंगे, एटोब्रोस्टैटिन देंगे, तो जिससे उसके पेशेंट के जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रहा है तो उसके लिए रिपरफ्यूजन मतलब उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुंच जाए, उसके लिए जो थेरेपी दी जाती है उसको रिपरफ्यूजन थेरेपी कहते हैं, तो वो थेरेपी अपन पेशेंट को देंगे। उसके अलावा पेसमेकर क्या होता है, एक आर्टिफिशियली जो है डिवाइस
होता है जो अपने चेस्ट के अंदर प्लेस किया जाता है, जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अगर ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, तो हार्ट को आर्टिफिशियल इंपल्सेस देने के लिए जो डिवाइस होता है उसको अपन पेसमेकर कहते हैं, तो वो पेसमेकर लगा सकते हैं। पर कब लगाते हैं? मेनली आरबीबी और अगर पेशेंट के एवी ब्लॉक दोनों साथ में है, तो अगर पेशेंट के एवी ब्लॉक और आरबीबी दोनों साथ में है तो जिस कारण से अपने पेसमेकर लगा सकते हैं। अब अपन लास्ट बात करते हैं इसके टाइप्स की। भाई आरबीबी जो है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो है, उसके टाइप्स कितने होते हैं? तो मेनली दो टाइप के होते हैं और किसके राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के। सबसे पहला होता है कंप्लीट आरबीबी और इनकम्प्लीट आरबीबी। कंप्लीट आरबीबी और इनकम्प्लीट आरबीबी में एक छोटा सा डिफरेंस है, सारे क्राइटेरिया आपको सेम देखने को मिलेंगे, सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है उसकी ड्यूरेशन अगर 120 या 120 एमएस से ज्यादा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कंप्लीट आरबीबी। और अगर आपके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन 100 से 120 के अंदर है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट आरबीबी। कहने का मतलब अगर 120 से ज्यादा है तो कंप्लीट आरबीबी और 120 से कम है तो इनकम्प्लीट आरबीबी। जो इनकम्प्लीट आरबीबी है वो मेनली यंग हेल्थी पेशेंट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। देखिए दोनों में डिफरेंस आपको छोटा सा है। आप देखिए यहाँ पे आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है कितना हो रहा है? मोर देन 120 हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कंप्लीट आरबीबी। सेम अगर मैं बात करूं, ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है 120 से कम का है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट आरबीबी। ठीक है, तो दोनों में छोटा सा डिफरेंस आपको ध्यान रहेगा। अब अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।